जी बेटा जी, ये देख लें आप जरा सामने। आपको सबसे पहले ये बात बताई गई है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सब बच्चे अच्छी तरह देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव इन 30 years इज 0.4। प्रोबेबिलिटी को मतलब के मायनों में हम क्या लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। मतलब ये कहा इन्होंने ए 1% है कि उसके चांसेस हैं कि वो 30 साल जिएगा, और कितने चांसेस हैं? 0.4 चांसेस हैं कि वो 30 साल जिएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी अलाइव इन 30 years इज 0.8। और बी जो है वो चांसेस हैं बी के कि वो 30 साल जिएगा, उसके 0.8 चांसेस हैं। पहले वाले के 0.4 चांसेस हैं, दूसरे वाले के 0.8 चांसेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव इन 30 years? ये प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि दोनों जो है वो 30 years जिएंगे। बोथ मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम विल डाई, दोनों ही नहीं जिएंगे, दोनों ही मर जाएंगे। ए विल बी अलाइव एंड बी डेड, ए तो जिएगा लेकिन बी मर जाएगा। ये इन्होंने 3 केसेस दिए हैं आपको। तो पहले तो आपने ये बात समझनी होगी कि अलाइव और नॉट अलाइव की कहानी क्या है। सबसे पहले ये बात समझना कि भाई इसने बोला है अलाइव, इट मीन्स 30 years ए की जीने की चांसेस 0.4 हैं, और कितने चांसेस मरने के होंगे इसके बताइए। इसके मरने के चांसेस कितने होंगे? ये आप 1 से निकालोगे, यानी 1 माइनस 0.4 करोगे ना, तो आंसर आएगा 0.6। जैसे कि अगर मैं बोल दूं ये 40% होता, तो अगर 40% जीने के चांसेस रहते तो कितने परसेंट चांसेस मरने के होते? 60%। 100 से माइनस करके देखते हैं हम। वहां हम 100 से क्यों करते हैं? वहां हम 100 से इसलिए करते हैं, ये ध्यान में रहे, क्योंकि टोटल परसेंटेज की बात की जा रही है। तो 30 years जो है वो 0.4 चांसेस हैं कि ए जो है वो 30 साल जिएगा, लेकिन 0.6% चांस भी है कि वो मर भी सकता है। मतलब ज्यादा चांसेस मरने के हैं उसके, हो सकता है बीमार हो या कोई भी एक्सपेक्ट हो सकता है। तो इसको इस सेंस से आप देखिएगा कि जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट की कंडीशन देखकर फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो उसे आईसीयू में, इमरजेंसी में, सीसीयू में ट्रांसफ़र किया जाता है, इमरजेंसी में। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि मतलब उसे हम इमरजेंसी में रख के 2-4 दवाइयाँ दे के वार्ड में शिफ्ट भी कर देंगे तो डिफरेंट है। तो चांसेस होता है लाइक कि ना ये बंदा जो है क्रिटिकल कंडीशन में मरने वाला है, उसके चांसेस मरने के ज़्यादा हैं और जीने के कम है। डॉक्टर जो है ना उस पेशेंट को देख के आइडिया लगा सकता है। तो ये वही वाली बात है कि एक ही जिंदगी, यहाँ हॉस्पिटल की कहानी तो नहीं है, लेकिन ये एक ही जिंदगी को एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक ही जिंदगी 30 साल और जिएगा, कि भाई ये बिल्कुल सेहतमंद आदमी है या थोड़ा बीमार रहता है। तो ये 0.4 चांसेस हैं इसके। 0.6 कैसे? आप इसको इस तरह देखोगे कि देखो ये 60 कैसे आया, सवाल ये 60 ऐसे आया क्योंकि आपने इसको 100 से माइनस किया था। अगर ये पॉइंट्स में होता है ना तो हम 100 से माइनस नहीं करते, हम 1 से माइनस करते हैं, यानी हमारी एक फिगर 1 बन जाती है। तो 1 माइनस 0.6, जब हम 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमारा आंसर 0.6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 0.6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि 0.6 जो है वो ए की मरने की जो है वो प्रोबेबिलिटी है। जीने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और मरने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। जबकि बी विल बी अलाइव इन 30 years, अगर वो जिंदा रहता है बी तो उसकी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, देखो 0.8। और मरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 से माइनस करोगे तो ये बनेगा 0.2, ये बनेगा 0.2। मतलब कि ए बी की जो मरने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम है, 0.2, क्योंकि हो सकता है कि बी ज़्यादा हेल्दी हो या बी को ऐसी कोई ख़ास बीमारी ना हो। तो
बी की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और मरने की प्रोबेबिलिटी कम है, जबकि ए की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कम है और मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब केस वन पर आएंगे हम। केस वन कह रहा है बोथ विल बी अलाइव इन 30 ईयर्स, दोनों 30 ईयर्स जिएंगे। तो पहले तो हमने नीचे लिखा, अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको। पहले तो हमने नीचे लिखा प्रोबेबिलिटी अलाइव 0.4, तो प्रोबेबिलिटी डेड, ए की डेड होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी बी अलाइव 0.8, प्रोबेबिलिटी बी डेड 0.2, यानी बी की मरने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली मरने का ताल्लुक जीने से नहीं है और जीने का ताल्लुक मरने से नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, आप देख रहे हो कि भाई वो ऐसा तो नहीं कि जीने वाली प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए और मरने वाली कम हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ये सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे। सही है ना? तो क्या बात हो गई, मतलब बी अगर जिंदा रहेगा तभी ए मरेगा, ये डिपेंडेंट केस हो जाता है, या बी मरेगा तभी ए जिंदा रहेगा। डेट की वैल्यू उसके लिखी है क्योंकि इन्होंने हमसे डेट की प्रोबेबिलिटी भी तो निकालने को बोली है ना। इन्होंने हमसे सिर्फ ये थोड़ी बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जीने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ऐसा तो कोई शख्स नहीं है ना तो सिर्फ जीता ही रहे, मरेगा भी तो सही ना भाई कोई। तो इस वजह से ये मरने की प्रोबेबिलिटी भी साथ साथ निकालनी पड़ती है। बहरहाल बोथ विल बी अलाइव इन 30 ईयर्स, तो अलाइव के लिए हमने क्या किया, बोथ विल बी अलाइव, तो प्रोबेबिलिटी ए अलाइव एंड प्रोबेबिलिटी बी अलाइव दोनों की, नहीं ये केस नहीं है, ये केस नहीं है शहनाज, नहीं ये डिपेंडेंट केस हो जाता। अगर ए मरेगा तो बी जिएगा, ये डिपेंडेंट। बाकी ये जो केस है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी केस अपना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 जीने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, 0.4 0.8, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा 0.32। पी बोथ विल डाई, सेकंड केस है बोथ विल डाई, तो डाई होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी मरने की, और 0.2 इसकी कम थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 0.12। ए विल बी अलाइव एंड बी डेड, ए जिंदा रहेगा लेकिन बी मर जाएगा, तीसरा केस ये है। तो ए विल बी अलाइव एंड बी डेड, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.08। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांसेस पर डिपेंड करता है। अब ये वाला केस की चांसेस कितने हैं 0.32 के दोनों जीत जाएं। बेटा प्रोबेबिलिटी ये मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला मल्टीप्लाई का होता है। कल आपने पढ़ा है और अब आप भूल गई, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कल हमने पढ़ा है। तो ये जो है ये दोनों तीनों केसेस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनमें मल्टीप्लीकेशन ही होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही होगी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है लेकिन ये वो इवेंट है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, और इन्होंने आपके सामने जो केस रखा है वो जो है वो बोथ विल बी अलाइव एंड बोथ ऑफ देम विल डाई एंड ए विल बी अलाइव एंड बी डाई डेड। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ए जिंदा रहे और बी मर जाए, केसेस इन्होंने बना के दिए हैं। लेकिन हमने सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी देखी, लेकिन जिंदा रहने की जब प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो हमने एज इट इज उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली 1 से माइनस करके, क्योंकि हमें सिर्फ जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटीज नहीं चाहिए, हमें मरने की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, और मरने की यहां नहीं लिखी हुई। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ए अलाइव एंड प्रोबेबिलिटी बी अलाइव और प्रोबेबिलिटी ए डेड 1 से माइनस करके, और प्रोबेबिलिटी बी डेड 1 से माइनस करके आपने निकाल लिया। और अब आपने तीनों केस को बारी बारी निकालना है। अगर अलाइव है तो अलाइव दोनों के अलाइव वाली डेटा उठा लेंगे, और अगर बोथ विल डाई है दोनों का डाई होने वाला डेटा उठा लेंगे, और ए विल बी अलाइव एंड बी डेड, अगर ए जिंदा है और बी मर गया है तो बेटा आप ए के जिंदा रहने की 0.4 और बी के मरने की प्रोबेबिलिटी उठाएंगे और आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ये तीनों केस इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ में आ रही बात? और ये देखो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल बोर्ड में बहुत आया है, ये सवाल बोर्ड में बहुत आया है, इसलिए मैंने आप लोग को ये सवाल दिखाना था। तो
जल्दी से बताइए सबको कि ये सवाल क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, लिखिए। द प्रोबेबिलिटी, जी अलीना बोलिए। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए will be win या will be winner this match, will be win या winner this match is 0.3 and the probability that team B and the probability that team B will be win and the probability that team B will be win या winner this match is 0.7. 0.7. What is the probability? बिल्कुल होंगे। What is the probability that नंबर 1 ऑप्शन है A will be win and B loss. A will be win and B loss. A will be win, A will be loss. नेक्स्ट केस लेंगे, A will be loss and B win. ये दो केस बताइए। सबसे पहले तो ये बताओ विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3 टीम ए की और 0.7 टीम बी की। तो टीम ए की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? टीम ए की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? शाबाश, 0.7। और टीम बी की हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? शाबाश। तो जल्दी से अब आप निकाल लीजिए इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न से। तो अब जो केस आपका है वो इंडिपेंडेंट से हटकर डिपेंडेंट पर आ गया। अब जरा समझना कैसे। सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना 1 by 1, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपस में फर्क बता देता है। तो सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। A card is drawn in the first attempt is red. 1 by 1 का मतलब है एक निकाला, फिर उसके बाद एक निकाला, एक के पीछे फौरन एक कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड फौरन उसी के पीछे निकाल लिया। तो सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। जब पहला कार्ड निकाला होगा तो मेरे पास चांसेस 52C1, यानी ये सैंपल स्पेस है। याद रहे, अब इसका सैंपल स्पेस अलग से ड्रॉ नहीं कर रहे,
ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तुम लोग चाहो तो अलग से कर सकते हो, लेकिन सैंपल स्पेस ए वाले का क्या होगा भाई, तुम्हारे पास कार्ड जो है ना 52 होते हैं, तुम्हारे पास 52 में से 52 सही है, मतलब 52 में से 52 के चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो कार्ड, मतलब सैंपल स्पेस आपका 52 होगा। लेकिन जब 26 रेड कार्ड होते हैं और रेड कार्ड में से कोई एक आ जाएगा तो 1 बाय 1 का मतलब है कि उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है रिप्लेसमेंट का, लेकिन आप रिप्लेस कैसे करोगे, आप रिप्लेस इस लिहाज से करोगे कि भाई दो जो इवेंट है उसमें जो बॉय है, जो मतलब जो रेड कार्ड है वो अलग कर दिया जाएगा, और अब मेरे पास 51 कार्ड हो गए। तो सेकंड केस क्या है, सिंस फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, अगर फर्स्ट कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ बिफोर ड्रॉइंग द सेकंड कार्ड, अगर फर्स्ट कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ, फर्स्ट कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ सेकंड कार्ड के ड्रॉ करने से पहले, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बी हैज बीन चेंज्ड, जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू द फर्स्ट इवेंट ए। तो ये नॉट रिप्लेस की कहानी है इस सवाल में। अगर आप देखो तो इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है नॉट रिप्लेसमेंट का। अब ये सवाल में मेंशन होगा या तो नॉट रिप्लेसमेंट का वर्ड होगा, या तो 1 बाय 1, या एक को हमने निकालने के बाद साइड पर रख दिया। ये तमाम वर्डिंग जो है वो डिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट के केस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट इन सब चीजों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अभी आपको समझनी है वो ये समझनी है, जब मैंने एक कार्ड को निकालने के बाद रिप्लेस नहीं किया तो मेरा सैंपल स्पेस चेंज हो गया। देखो ये 51C1 बन गया, जबकि ऊपर वाला क्या था 52C1, और नीचे वाला क्या हो गया 51C1, क्योंकि मेरा वो जो एक कार्ड है वो चेंज हो गया। अब मेरा सवाल आपसे, ये ब्लैक कार्ड भी तो 26 होते हैं ना, तो 26C1 तो सही है, लेकिन जो सैंपल स्पेस है आपका वो चेंज हो जाएगा। जब भी इन्होंने कहा बी सेकेंड इवेंट बी हैज बीन चेंज ड्यू टू द फर्स्ट इवेंट ए, इवेंट ए की वजह से इवेंट बी जो है वो चेंज हो गया, और इवेंट कितना हो गया 51 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक कार्ड निकालने के बाद उसे साइड पर रख दिया था, तो 52 कार्ड में से जब एक कार्ड साइड पर रख दिया जाएगा तो कौन सा कार्ड बचेगा, वो कार्ड बचेगा 51 कार्ड बचेंगे फिर। अच्छा, लेकिन इसकी नोटेशन क्या होती है, इसकी नोटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होती, इसकी नोटेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। इसका मतलब ये बी जो है वो ए पर डिपेंडेंट है, बी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ए पर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ही फॉर्मूलाज आते हैं आपके पास बेटा। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे थे तो चॉइस 52 कार्ड की थी, तो इसलिए वो 51 नहीं हो सकता। लेकिन नीचे नीचे जो है वो 52 कार्ड्स में से आप एक निकाल चुके हो, लेकिन उसको वापस रिप्लेस नहीं किया। जब उसको वापस रिप्लेस नहीं किया तो 51 कार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए नीचे वाला केस चेंज हो जाएगा। तो नोटेशन के हवाले से मैं आपको ये समझा रहा था कि बी स्लैश ए का मतलब है बी जो है वो ए पर डिपेंडेंट है। अगर बी ए पर डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला नोटेशन ये वाला लगाया जाएगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लगा सकते, और फिर फाइनल आंसर में इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। याद है आपको इंडिपेंडेंट में ही मल्टीप्लाई कराते थे, तो डिपेंडेंट में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, इसके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो therefore the events A and B are called dependent events. The probability of such independent events both of them occur is calculated by the formula. अगली स्लाइड आपको फॉर्मूले की बताएगी। यस अब ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्मूलास। क्या फॉर्मूले हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। ये है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। बी स्लैश ए का मतलब क्या है, बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है बल्कि अब डिपेंडेंट इवेंट है, और जब ये डिपेंडेंट इवेंट है तो हम नोटेशन ये वाली रखते हैं।
अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवालात हैं, ये फॉर्मूलास हैं कि जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए निकालना हो, तुम कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डिवाइड करा देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। कैसे निकाला तुमने ये? भाई अगर तुम्हें बी स्लैश ए निकालना है तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटरसेक्शन से जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हें ए स्लैश बी निकालना हो, अच्छा ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये बी स्लैश ए था, अब ये ए स्लैश बी हो जाए। अगर ये ए स्लैश बी होता तो फिर हमारे पास क्या होता कि ए डिपेंडेंट होता बी पर और बी पहले निकाला जाता। तो ये भी कंडीशनल, मतलब डायरेक्ट सवालों में हो सकता है, वैसे केस में नहीं हो सकता। डायरेक्ट सवाल से मुराद ये ए स्लैश बी निकालना हो तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकला हुआ हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकला हुआ हो, तो दोनों को आप डिवाइड करा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी होगा। देखो यहाँ ए बी पे डिपेंडेंट है, जब भी हम बी पर बी को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ बी ए पर डिपेंडेंट है तो यहाँ ए को डिवाइड कर रहे हैं। याद रखना, जिसपे जो डिपेंडेंट होता है हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आसान आसान सवालों के लिए रखी गई है, ये मुश्किल सवालों के लिए नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या आज की बात क्लियर है? ये थोड़ा सा मैंने डिपेंडेंट केस आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका बी चेंज क्यों होता है, क्योंकि आपका सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है, जबकि पिछले केस में हमारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता था। तो 52C1 को हमने जब कम किया तो 51C1 हो गया, इससे हमारे बी पर फर्क पड़ गया। ठीक है, जबकि हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के अलग अलग फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, ये भी बड़े सिंपल हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले से मिलकर ही बने। ठीक है, तो डिपेंडेंट केस हुआ, उसके साथ साथ हमने आज जो किया वो हमने बेसिकली ये लाइव और डेड वाला सवाल किया, व्हेन वाला क्वेश्चन किया। तो तमाम बच्चों को क्लियर है, कल हम डिपेंडेंट का क्वेश्चन करेंगे।